हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 सिविक्स की बुक का चैप्टर 10 लॉ एंड सोशल जस्टिस का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने देख लिया है कि लॉ, सोशल जस्टिस, और फिर उसके बाद हम लोगों ने भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में भी देखा था। अब देखिए, इस वीडियो में हम लोग आगे का पार्ट देखते हैं वर्कर्स वर्थ, मतलब वर्कर्स जो हैं, जो काम करते हैं लोग, उनकी क्या कीमत है। तो एक्सीडेंट्स काफ़ी कॉमन होते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जहाँ पे काम चल रहा होता है, क्योंकि जो इक्विपमेंट होते हैं, सेफ्टी मेजर्स होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब लिए जाते हैं। हम लोगों ने देखा कि इवेंट्स किस वजह से भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई, और यूनियन कार्बाइड ने इंडिया में ही प्लांट सेटअप क्यों किया था। एक रीज़न ये था कि फॉरेन कंपनीज इंडिया जैसे देशों में आती हैं क्योंकि यहाँ उन्हें चीप लेबर मिल जाता है। चीप लेबर का मतलब है सस्ते मजदूर मिल जाते हैं काम करने के लिए। वेजेस यानी कि जो तनख्वाह है, जो सैलरी है, वो वर्कर्स की यूएसए में बहुत ज़्यादा हाई है, और इंडिया जैसी गरीब देश जो होते हैं, यहाँ पे वर्कर्स की सैलरी बहुत ज़्यादा कम होती है, सेफ्टी मेजर्स नहीं लेने होते हैं। तो ये यूनियन कार्बाइड जैसी कंपनीज इंडिया जैसे देशों में आती हैं, और क्योंकि इंडिया में वर्किंग आवर्स कई ज़्यादा घंटों तक काम करवाया जा सकता है, और मतलब बहुत ही कम एक्सपेंसेस होते हैं, वर्कर्स पे खर्चा बहुत कम करना पड़ता है, और प्रॉफिट ये लोग ज़्यादा कमा पाते हैं, सेव करते हैं ज़्यादा, तो प्रॉफिट हाई हो जाते हैं। कॉस्ट कटिंग जो है, बहुत सारी चीज़ों में अपनी कीमत भी काटते हैं, जैसे कि ऐसे ही डेंजरस इक्विपमेंट्स ऐसे ही खुले में यूज़ हो रहे हैं, कोई प्रोटेक्टिव गियर्स, कोई कपड़े नहीं प्रोटेक्टिव दिए जा रहे वर्कर्स को, कोई ज़्यादा मशीनें नहीं लगाई जा रही महंगी, सस्ते तरीके से ज़्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए जैसे भी काम चल रहा है कर रहे हैं। वर्किंग कंडीशंस काफ़ी ख़राब होती हैं, सेफ्टी वगैरह बहुत कम होती है, जिससे उनका पैसा बच सके। जो यूनियन कार्बाइड का प्लांट था, इसमें जो सेफ्टी डिवाइस थी वो सारी माल फंक्शनड थी। माल फंक्शनड का मतलब है सारी खराब हो रखी थी, और सेफ्टी वाले इक्विपमेंट्स की बहुत ही शॉर्ट सप्लाई थी। 1980 से 84 के टाइम पर जो है इनके जो प्लांट है, इसमें जो वर्कर्स हैं वो द वर्क क्रू फॉर MIC प्लांट वॉज कट इन हाफ फ्रॉम 12 to 6 वर्कर, मतलब बहुत ही वर्कर्स की भी संख्या कम कर दी गई, उन्हीं से ज़्यादा काम करवाया जाने लगा, सैलरी बहुत ज़्यादा कम दी जाती थी वर्कर्स को। और जो सेफ्टी ट्रेनिंग है, पहले 6 महीने की सेफ्टी ट्रेनिंग दी जाती थी कि भाई इस तरीके से आपको सेफ्टी मेजर्स अपनाने हैं, वो सिर्फ 15 दिन की कर दी गई। और नाइट शिफ्ट जो है वर्कर्स की, वो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई। मतलब नाइट शिफ्ट जो है प्लांट में, कि भाई प्लांट में सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो नाइट शिफ्ट लगाते थे वर्कर्स की, वो ख़त्म कर दी गई। क्यों? ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने पैसे बचा सकें। तो हम लोगों ने कंपैरिजन देखिए कि यूनियन कार्बाइड के सेफ्टी मेजर्स भोपाल में और यूएस में। तो यूएस में तो भाई वेस्ट वर्जीनिया, यूएस का जो इलाका है, वहाँ पे कंप्यूटराइज्ड वार्निंग सिस्टम है, उसकी मॉनिटरिंग होती है पूरे टाइम पर। और जो भोपाल में था, वहाँ पे तो सिर्फ ह्यूमन सेंसेस पे, कि भाई आपको सूंघ लिया, आपने कुछ देख लिया तो कोई डिजास्टर हुई है। और बल्कि यूएस में कंप्यूटराइज्ड पूरा सिस्टम लगा हुआ था सारी सेफ्टी मेजर्स अपनाने के लिए, और प्लांट से इवैक्यूएशन के लिए भी बहुत अच्छा सिस्टम था। मतलब कि इवैक्यूएशन का मतलब होता है बाहर निकालना, जैसे कि कोई डिजास्टर हो गई, कोई घटना हो गई, तो आसानी से बाहर निकला जा सके उससे, तो वो यूएस में बहुत अच्छा था। और भोपाल में तो वो नॉन एग्जिस्टेंट था, मतलब कुछ था ही नहीं कि वहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो वहाँ से बाहर निकला जा सके। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है सेफ्टी मेजर्स में अक्रॉस कंट्रीज। क्यों? क्योंकि यूएसए अमीर देश है, इंडिया आज भी यूएस से गरीब है, और तब तो आज से 50 साल पहले तो बहुत ही गरीब था, है ना। तो ये डिज़ास्टर ऐसे हुए, फिर भी जो विक्टिम्स हैं उनको बहुत ही कम कंपनसेशन मिला। इतना भयंकर डिज़ास्टर था, दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर माना जाता है भोपाल गैस ट्रेजेडी को, फिर भी बहुत ही कम पैसा मिला उन विक्टिम्स को जो इसका शिकार बने थे। एक आंसर का जो पार्ट है वो लाई करता है कि भाई इंडियन वर्कर्स की वर्थ ही नहीं है उनकी नज़रों में, कि भाई इंडियन वर्कर्स की कोई कीमत ही नहीं है, क्योंकि एक वर्कर दूसरे को आराम से रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि इतने ज़्यादा वर्कर हैं, इतने ज़्यादा लोगों को काम चाहिए कि एक गया तो दूसरा आराम से मिल जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी की दिक्कत इतनी ज़्यादा है हमारे देश में कि अनसेफ कंडीशंस में भी, बहुत ही ख़राब कंडीशंस में भी हमारे देश के वर्कर्स काम करने के लिए राज़ी हो जाते हैं, इसलिए वो वल्नरेबल हैं। मतलब कोई उनको सेफ्टी मेजर्स नहीं मिलते हैं, वर्क प्लेस में उनकी सेफ्टी को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया जाता है। भोपाल गैस ट्रेजेडी होने के बावजूद भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हो गई, माइंस हो गई, फैक्ट्रीज हो गई, इसमें एम्प्लॉयर्स के लिए कुछ भी नहीं किया जाता है आज भी, और कैलुअस, बिल्कुल ढीला ढाला सा अप्रोच है आज भी वर्कर्स की सेफ्टी को लेकर के। अब एनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉ, जो सेफ्टी लॉ बनाए गए उनको लागू भी तो करवाना है। तो जो लॉ मेकर है, कानून बनाने वाले लोग हैं, और जो कानून को लागू करवाने वाले लोग हैं, गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट का काम बनाना है, कानून बनाना और कानून को लागू करवाना। बट क्या गवर्नमेंट अपना काम सही तरीके से कर रही है? गवर्नमेंट की ड्यूटी है राइट टू लाइफ हम लोगों को प्रोवाइड करना, जो कि आर्टिकल 21 हमारे देश का जो संविधान है उसका आर्टिकल 21 हम लोगों को राइट टू लाइफ देता है, जीने का अधिकार देता है। और इस तरीके की घटनाओं से क्या हमें जीने का अधिकार मिल रहा है? नहीं मिल रहा है।
तो ये जो ब्लेटेंट मतलब बिल्कुल दिमाग घुमाने वाली जो वॉयलेशंस होती हैं, जैसे यूनियन कार्बाइड के प्लांट में हुई थी भोपाल में, इतने लोग वहाँ मारे गए थे और आज भी वो लोग जो सर्वाइव करे हैं उनमें बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज़ हैं उनकी बॉडी में, काफ़ी ज़्यादा कमियाँ आ गई हैं, कई तरीके के रोग उन लोगों को लग गए हैं, क्योंकि 1984 में डिज़ास्टर हुआ था, उस समय जो बच्चे पैदा हुए थे वो कोई ना कोई उनमें दिक्कतें आ चुकी हैं। तो इंडिया के सेफ्टी लॉज जो हैं उनकी कोई इंपॉर्टेंस क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे देश के लॉज को अच्छे तरीके से लागू नहीं कराया जाता है, और इतने ज़्यादा वर्कफोर्स है कि वो बिना सेफ्टी के भी काम करने के लिए राज़ी हो जाती है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा वीक लॉज है हमारे देश में, और ऊपर से उनका इम्प्लीमेंटेशन भी सही तरीके से लागू भी नहीं किया जाता है। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो रिफ्यूज़ कर देते हैं, मतलब रिकॉग्नाइज करने के लिए कि भाई प्लांट हजार्डस है, और बिल्कुल हजार्डस का मतलब होता है हानिकारक है, और जो पॉपुलेटेड एरियाज है जहाँ पे खूब भीड़ भाड़ है ऐसी जगह पर भी बहुत ही जहरीली गैस छोड़ने वाले प्लांट्स लगा दिए जाते हैं। जब कुछ म्यूनिसिपल ऑफिशियल्स जो हैं भोपाल के, उन्होंने ऑब्जेक्ट भी किया था कि भाई ये जो प्लांट है, ये यूनियन कार्बाइड का इंस्टॉलेशन ऑफ MIC है मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस ही तो निकली थी यूनियन कार्बाइड के प्लांट से, कि भाई ये प्लांट जो है यहाँ पर नहीं लगना चाहिए। कुछ म्यूनिसिपल के ऑफिशियल्स ने मना भी किया था, बट उनकी नहीं सुनी गई, और 1978 में सेफ्टी वायलेशंस जो है सब कुछ करी गई। गवर्नमेंट की पोजीशन थी कि स्टेट को ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट की, गवर्नमेंट कहती थी कि भाई पैसा आएगा और यहाँ पे फैक्ट्री लगेगी तो लोगों का ही फ़ायदा होगा, लोगों को जॉब्स मिलेंगी, बट बिल्कुल सोचा नहीं गया कि किस तरीके से ये नुकसानदेह भी हो सकता है। और ये अनथिंकेबल था, यूनियन कार्बाइड ने जो मतलब शिफ्ट किया, मतलब ये भी नहीं कहा गया कि भाई आप थोड़ी साफ टेक्नोलॉजी बना लो, ये जो MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का इस्तेमाल कर रहे हो इससे कम नुकसान वाली गैस का इस्तेमाल कर लो, थोड़ी साफ क्लीनर और सेफर प्रोसीजर्स अपना लो, कुछ नहीं कहा गया गवर्नमेंट के द्वारा, और लोगों ने भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब तक घटना नहीं हो जाती तब तक किसी का ध्यान नहीं जाता, यही वाली चीज़ है। और बहुत सारे गैस लीक के इंसिडेंट्स आते रहे, फिर भी किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया जब तक बहुत ही बुरी तरीके से कुछ गलत नहीं हो गया। दिस एज यू नो आपने देखा इज कॉन्ट्ररी टू द लॉ व्हाट द रोल ऑफ लॉ मेकिंग एंड एनफोर्समेंट एजेंसी शुड बी। तो मतलब कॉन्ट्ररी है, बिल्कुल उसके विपरीत है कि भाई जो कानून बनाते हैं, कानून को लागू करवाते हैं, उनका तो काम है कि कानून सही तरीके से चले, और बल्कि उन्होंने ही अनदेखा किया ये कह करके भाई पैसा आएगा, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, बल्कि कितना जहरीला वो था, एनवायरनमेंट को, हवा को, पानी को कितना नुकसान उसने पहुंचाया, और आज भी वो केमिकल्स वहीं पर पड़े हुए हैं और नुकसान पहुंचा रहे हैं हवा पानी को। उसकी कोई जिम्मेदारी किसी कंपनी ने नहीं ली, कहा कि हमें कोई मतलब नहीं है, और सरकार भी कुछ नहीं कर रही है। और प्रोटेक्ट करने के बजाय गवर्नमेंट ने तो प्राइवेट कंपनी के हाथों एक तरह से देश के लोगों को आप कह सकते हैं बेच ही दिया, क्योंकि यूनियन कार्बाइड ने जो किया हमारे देश के लोगों के साथ वो बहुत ही गलत था। ऑब्वियसली ये डिज़ायरेबल नहीं है, ये सब कुछ जो हुआ है नहीं होना चाहिए था, बट ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो लोकल या फॉरेन कंपनीज मिल करके हमारे देश में सेटअप करती हैं, और बहुत ज़्यादा उनको अगर स्ट्रॉन्ग लॉज अगर वर्कर्स को प्रोटेक्ट करेंगे तो वो कंपनियां हमारे देश में आएंगी नहीं, अगर कानून बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे तो वो कंपनी हमारे देश में आएंगी ही नहीं। इसलिए जो वर्कर लॉज है वो काफ़ी ढीले ढाले बनाए जाते हैं, बट ये ज़रूरत है कि लॉज ठीक हो और उनका इन्फोर्समेंट भी हो, उनको लागू भी किया जाए, ताकि हमारे देश में वर्कर्स की सेफ्टी पे ध्यान दिया जा सके। अब रिसेंटली क्या है, एक ट्रैवल एजेंसी ने 8 लाख का कंपनसेशन दिया, क्योंकि उन्होंने डिज्नीलैंड और पेरिस नहीं घुमाया था, वो शॉपिंग नहीं कर पाए थे लोग। तो भैया आप देखिए कि 8 लाख का कंपनसेशन एक टूर कंपनी ने दे दिया, क्यों? क्योंकि अमीर लोग गए थे टूर करने, है ना, उन लोगों ने ज़बरदस्ती लिया। अब गरीब लोग हैं, गरीब लोग शिकार हुए थे इस पूरे के पूरे हादसे का, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है, तो उनको पैसा भी नहीं मिला। डाउ, हाउ मेनी मोर मस्ट डाई। डाउ जो है वो कंपनी है जो यूनियन कार्बाइड की पेरेंट कंपनी डाउ है। अब उसने बिल्कुल मना कर दिया कि हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो कचरा फैला हुआ है मिथाइल आइसोसाइनाइड जो बचा हुआ है भोपाल में उस फैक्ट्री में, उसको हम नहीं हटाएंगे। तो डाउ पंप पे, जबकि गवर्नमेंट ने लगा रखा है कि भाई ये रेड पंप है और यहाँ से कुछ पानी मत भरो, फिर भी लोग वहाँ यूज़ कर रहे हैं इस पानी का, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है पानी पीने का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9 है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडस्ट्री मतलब जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, इनोवेशन मतलब इनमें नई नई क्रांतियाँ आएँ, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड, सड़कें और हमारी जो फैसिलिटीज़ के लिए चीज़ें होती हैं, बेसिकली रोड्स के लिए ही, बिल्डिंग्स के लिए ही इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है। अब इतना ज़्यादा बुरा हुआ, क्या उसका कुछ पैसा मिला? बहुत ही कम मिला, बट सरकार ने कुछ नए लॉज ज़रूर बनाए। 1984 के बाद हमने देखा कि बहुत ही कम लॉज हैं जो कि एनवायरनमेंट को, हमारे देश के पर्यावरण को प्रोटेक्ट करते हैं, और
अगर कुछ है भी ना तो उनको लागू वागू नहीं किया जाता है। तो एनवायरनमेंट जो है उसको एक फ्री एंटिटी की तरह देखा जाता है इंडस्ट्रीज़ के द्वारा कि भाई हवा को, पानी को जितना हो सके उतना बर्बाद कर लो, उतना गंदा कर लो। इस तरीके से हमारे देश में या ज़्यादातर दुनिया में भी ऐसा ही होता है कि इंडस्ट्री ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं। चाहे हमारी नदियाँ हो, चाहे ग्राउंड वाटर हो, एनवायरनमेंट को बहुत बुरी तरीके से ख़राब किया जा रहा था। इस वजह से क्या होता है, हवा गंदी होती है, पानी गंदा होता है, तो लोगों की हेल्थ पर बहुत इसका ख़राब असर पड़ता है। दस नॉट ओनली वॉज यूनियन कार्बाइड एक बेनिफिशियरी थी ऑफ लोअर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। अब इंडिया में काफ़ी ज़्यादा लोअर सेफ्टी स्टैंडर्ड थे तो यूरेन कार्बाइड को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था। तो उसने कोई भी पैसा खर्च नहीं किया कि जो पोल्यूशन को वो नुकसान पहुंचा रही है, हमारी नदियों में उसने गंदगी डाली, हमारी ज़मीन को उसने गंदा किया, बट सफाई करने के लिए कुछ नहीं किया। तो यूरेन कार्बाइड इसीलिए तो इंडिया आई थी ताकि उसको कम से कम पैसा खर्च करना पड़े। मगर यूएसए में तो सारे प्रोसीजर्स बिल्कुल ठीक सटीक से बनाए हुए हैं कि ऐसा आपको करना ही पड़ेगा वरना आप कंपनी नहीं लगा सकते। बट इंडिया जैसे देशों में ये सब चीज़ें नहीं ध्यान दी जाती हैं। भोपाल डिज़ास्टर के बाद एनवायरनमेंट का भी इशू बहुत बड़ा आया। जो हज़ारों लोग वहाँ रह रहे थे, जो फैक्ट्री में काम भी नहीं करते थे, वो भी इस पॉइजनस गैस की लीक से इफ़ेक्ट हुए थे। काफ़ी सारे लोगों ने एग्जिस्टिंग लॉज जो हैं वो देखा कि काफ़ी ज़्यादा वीक हैं, और जो इंडिविजुअल वर्कर है या फिर पर्सन जो कि इंजर्ड हुआ है इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट से, उनको क्या मिलेगा। इस तरीके के कोई सही लॉस तो हमारे देश में बने ही नहीं हुए थे। अब एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ने भी बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद भी कितने ज़्यादा दिक्कतें वहाँ पे आज भी हो रही हैं। तो गवर्नमेंट ने नए कानून इंट्रोड्यूस करे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। उसके बाद ऐसे कानून बनाए गए कि जो पल्यूट कर रहा है, जो गंदगी फैला रहा है, उसको डैमेज पे करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि भाई आज आपके लिए है, जनरेशन्स टू जनरेशन, सदियों तक एक ही इसी एनवायरनमेंट का इस्तेमाल आपसे पहले आपके पूर्वज कर रहे थे, आपके दादा परदादा नानी परनानी है ना, वो सब इस्तेमाल कर रहे थे। आगे आने वाले समय में भी लोग करेंगे। तो एनवायरनमेंट किसी का नहीं होता, एनवायरनमेंट सबका होता है वातावरण, इसलिए उसको डिस्ट्रॉय हमें नहीं करना है, उसको साफ रखना है। कोर्ट ने भी काफ़ी सारे जजमेंट दिए कि भाई हेल्दी एनवायरनमेंट हमारा हक है। फंडामेंटल राइट में, राइट टू लाइफ में, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट भी आता है। हम लोगों को साफ स्वच्छ वातावरण का अधिकार है। तो सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एक केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ है, हमारे पास जीने का अधिकार है। अब जीने का अधिकार है तो गंदगी में कैसे जिएंगे, साफ एनवायरनमेंट में ही तो जिएंगे। इसलिए आप लोगों को पॉल्यूशन फ्री वाटर, गंदगी मुक्त पानी, साफ पानी चाहिए, साफ हवा चाहिए अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करने के लिए। अब गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है ऐसे कानून बनाने के लिए ताकि पोल्यूशन ना बढ़े, रिवर साफ रहें, और जो पोल्यूशन हो गया है उसको भी ख़त्म किया जाए, उसकी भी सफाई की जाए। अब आता है एनवायरनमेंट एज अ पब्लिक फैसिलिटी। एनवायरनमेंट जो है वो सभी का है, किसी एक इंसान का तो है नहीं। रिसेंट ईयर में हम लोगों ने देखा है कि कोर्ट्स काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स लेकर के आई हैं एनवायरनमेंट्स के लिए, और दीज हैव समटाइम्स अफेक्टेड पीपल्स लाइवलीहुड एडवर्सली। तो कोर्ट ने तो ऑर्डर दे दिया कि भाई फैक्ट्री हटाओ, बट जिन फैक्ट्रियों में लोग काम कर रहे हैं वो लोग कहाँ जाएंगे। जैसे कि गवर्नमेंट ने कहा कि दिल्ली में कोई फैक्ट्री नहीं होगी, तो फैक्ट्री शिफ्ट हो गई आसपास के एरिया में, बट जो लोग काम कर रहे थे उन फैक्ट्रियों में उनका क्या, अब यमुना में वो गंदगी डाल रहे थे तो उन्होंने शिफ्ट कर दिया। अब उसके आसपास जो लोग काम कर रहे थे, आसपास के एरिया के लोग उनमें काम कर रहे थे, उनकी तो नौकरी गई। अब फैक्ट्री शिफ्ट होकर के कहाँ गई, दिल्ली से दूर गई, तो वहाँ पर भी तो पोल्यूशन फैला रही हैं, और ऐसे इलाकों में गई जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गरीब लोग रहते थे। तो अमीर लोगों के एरिया से हट करके गरीब लोगों के एरिया में वो फैक्ट्री जा करके बस गई। तो वर्कर्स की काफ़ी ज़्यादा जॉब लॉस भी हुआ, और अब उन्हें दूर दूर जाना पड़ा फैक्ट्रीज़ के लिए, और रीलोकेट भी होना पड़ा। जहाँ रहते थे वहाँ से अब दूर फैक्ट्री चली गई, तो फैक्ट्री के साथ साथ उनको भी वहाँ से जाने लगा, तो एक जगह से हट के दूसरी जगह पोल्यूशन होने लगा। तो पोल्यूशन तो अभी भी हो रहा है, फैक्ट्री हटाने से क्या होगा, फैक्ट्री में नई इनोवेशन लानी पड़ेगी, उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसको ही क्लीन करना पड़ेगा। रीसेंट रिसर्च बताती है कि जो एनवायरमेंटल इशू हैं इंडिया में वो हाईलाइट एनवायरमेंटल इशू ने, जो एनवायरमेंटल दिक्कतें हुई हैं उससे ये फैक्ट हाईलाइट हुआ है कि मिडिल क्लास तो भाई मतलब चाहती है कि हमारे आसपास बिल्कुल क्लीन रहे, बट क्या होगा कि हाँ ये एरिया क्लीन होगा तो ऐसे इलाकों में जाएगा जहाँ पे कम है या फिर गरीब लोग रहते हैं। तो स्लम्स में जो लोग रह रहे हैं तो कहते हैं कि भाई ये जो झोपड़पट्टियाँ हैं इसको हटाओ ताकि शहर सुंदर लगे, और पोल्यूशन ऐसी जगह फेंको जहाँ पर अच्छे एरिया से दूर करो, तो ये सारा का सारा गरीब लोगों को ही झेलना पड़ता है। तो ये जो चैलेंज है इज़ टू लुक फॉर सोल्यूशन। अब इसके कुछ सोल्यूशंस भी होने चाहिए कि ताकि एनवायरनमेंट सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही नहीं, गरीबों के लिए भी एनवायरनमेंट साफ़ हो। एक वे ये है कि हम लोग क्लीनर टेक्नोलॉजीज़ की तरफ जाएं, और जो प्रोसेसेस है ना फैक्ट्री में कि भाई इस तरीके के प्रोसेस हो कि फैक्ट्रियाँ गंदगी फैलाएं ही ना, है ना। तो गवर्नमेंट को इनकरेज करना होगा फैसिलिटीज़ फैक्ट्रीज़ को कि इस तरीके के
टेक्नोलॉजी आए जो पोल्यूशन फ्री हो, ताकि आस कहीं भी गंदगी ना फैले और कम से कम गंदगी फैले, ताकि हमारा एनवायरनमेंट साफ़ रह सके। तो इसमें यही है कि एमिशंस जो हैं व्हीकल से, वो मेजर कॉज है एनवायरमेंटल पोल्यूशन का। मतलब व्हीकल्स आपने देखो ना, धुआं छोड़ते हैं, उससे एनवायरमेंटल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। 1998 के बाद रूलिंग आई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी पब्लिक व्हीकल्स, बसेस वगैरह चल रही हैं, उनको डीजल से सीएनजी पे स्विच करना पड़ेगा, क्योंकि डीजल से बहुत ज़्यादा धुआं होता है। कंप्रेस नेचुरल गैस धुआं तो ऐसे करती नहीं है, वो साफ़ एक फ्यूल है। दिल्ली में जो है सीएनजी का ही इस्तेमाल होगा। बट एक रिसेंट रिपोर्ट आई है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा, नई दिल्ली में अभी भी भाई क्या हम लोग रोज़ न्यूज़ में सुनते हैं कि दिल्ली की हवा कितनी ज़्यादा जहरीली हो चुकी है। तो काफ़ी सारे लॉज वगैरह सब पास किए जा रहे हैं, बट उनका रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए कि वर्कर्स जो हैं फैक्ट्री के बाहर धरना दे रहे हैं, क्योंकि इनको मतलब बहुत ज़्यादा कंडीशंस इनके काम करने की ख़राब हैं, और कानून जो बना रखे हैं उनका इन्फोर्समेंट नहीं होता है, पैसे भी कम मिलते हैं और काम ज़्यादा करवाया जाता है। अब एडवांस्ड यहाँ पे देखिए, ये शिप स्क्रैपिंग इंडस्ट्री है, मतलब जो शिप्स पुराने हो जाते हैं उनको तोड़ करके है ना, उसमें से मेटल निकालने की इंडस्ट्री है साउथ एशिया में। साउथ एशिया मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, है ना, श्रीलंका, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, इंडिया में बहुत ज़्यादा होती है। और पेस्टिसाइड, एस्बेस्टस और जिंक, लेड वगैरह, ये सारी की सारी जो शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री है काफ़ी ज़्यादा हज़ार्डस है, जो कि इंडिया में और बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा स्क्रैपिंग का काम होता है। ये शिप्स जो है काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल सब्सटेंस इसमें होते हैं। और अलंग गुजरात ये इसका हब है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा शिप ब्रेकिंग होती है। तो आप ये समझिए, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, ये बड़े बड़े देश जो हैं, ये अपनी सारी की सारी गंदगी गरीब देशों में भेज देते हैं। तो कंक्लूजन में, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, अमीर देश जितनी भी हज़ार्डस केमिकल्स वाली इंडस्ट्रीज़ है ना, वो ज़्यादा छोटे छोटे देशों में लगा रहे हैं। एग्जाम्पल यूनियन कार्बाइड, यूएस ने अपनी एक जो बहुत ज़्यादा पोल्यूटिंग केमिकल वाली इंडस्ट्री है वो इंडिया में भेज दी थी। तो लॉज, अब कंक्लूजन में, लास्ट पार्ट है चैप्टर का, कंक्लूजन में ये कहा जाता है कि कानून जो है ज़रूरी है काफ़ी सारी सिचुएशन के लिए, वेदर चाहे वो मार्केट हो, ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, लोगों को ज़रूरत है कि जो अनफेयर गलत प्रैक्टिसेस चल रही हैं ना, उनसे बचाया जा सके। प्राइवेट कंपनी, कॉन्ट्रैक्टर, बिजनेस पर्सन चाहते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाएं, और प्रॉफिट कमाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वो अनफेयर गलत तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं, वर्कर्स को कम पैसे देते हैं, इवन बच्चों को भी काम पर रखते हैं, और वर्किंग कंडीशन इतनी ख़राब होती हैं, और एनवायरनमेंट को भी वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो एक गवर्नमेंट का काफ़ी बड़ा रोल आ जाता है यहाँ पर, कि जो प्राइवेट कंपनीज़ की जो एक्टिविटीज़ हैं ना, वो किस तरीके से चीज़ें बना रहे हैं, और लॉज वगैरह किस तरीके से वो तोड़ मरोड़ के इस्तेमाल करें, ये सब ना हो, अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो, सही तरीके से काम हो, और सबके लिए सब कुछ ठीक होना चाहिए। सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही नहीं, गवर्नमेंट को अप्रोप्रिएट लॉज बनाने होंगे। लॉज बनाने से कुछ नहीं होगा, कानून बनाने से, उन कानूनों का पालन भी करवाया जाए। लॉज कमज़ोर ना हो और एनफोर्समेंट उनका अच्छा हो, यही ज़रूरी है, ताकि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो भोपाल गैस ट्रेजेडी में हुआ, इतने लोगों की मौत हुई, इतने लोगों के साथ कितना गलत हुआ है, वो सब ना हो। तो गवर्नमेंट का काफ़ी बड़ा रोल है। अब गवर्नमेंट जो है उसका लीडिंग रोल है इसमें, बट लोग भी प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं प्राइवेट कंपनीज़ पे और गवर्नमेंट पे भी, जो कि पूरी की पूरी सोसाइटी के इंडस्ट्री में, कि भाई आप जो गंदगी है वो नदियों में मत फेंको। तो एनवायरनमेंट जो है एक एग्जांपल है जहाँ पे लोगों ने पुश किया है पूरे के पूरे कॉज को, और कोर्ट्स ने भी अपहेल्ड किया है। कोर्ट्स ने भी कहा है कि भाई हमारे पास हेल्दी एनवायरनमेंट का राइट है, हमारे राइट टू लाइफ में राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट भी आता है। आप जिएंगे कैसे अगर आपके पास गंदगी होगी, तो आप कैसे अच्छी लाइफ जी सकते हैं। इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि पीपल डिमांड कर रहे हैं अब हेल्दी एनवायरनमेंट को टू बी एक्सटेंडेड टू ऑल, मतलब एनवायरनमेंट हेल्दी होना चाहिए सबके लिए, सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं। और लाइकवाइज इसी तरह से वर्कर्स भी राइट टू वर्क, राइट टू फेयर वेज एंड डिसेंट वर्क कंडीशन, एक ऐसा मतलब आप काम करने का अधिकार हो, काम करने के साथ साथ आपको सही सैलरी भी मिले, और आपकी जो वर्किंग कंडीशंस है कि बहुत बहुत ज़्यादा लंबे समय तक काम ना करवाया जाए, बहुत ही मतलब ख़राब हालत में काम ना करवाया जाए, अच्छी तरीके से काम करवाया जाए, ये भी एक वर्कर का, एक मज़दूर का राइट है। और यही है इसमें। और लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दिया है कि मच स्ट्रॉन्गर लॉज होने चाहिए, कुछ कड़े कानून होने चाहिए जो वर्कर्स को, जो मज़दूरों को और जो लोग काम कर रहे हैं लेबर को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि राइट टू लाइफ जो है ना, ये हर किसी के लिए होना चाहिए। जीने का अधिकार, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, हर किसी के पास राइट टू लाइफ होना चाहिए। तो ये हम लोगों का चैप्टर हो गया है। अब एसडीजी क्या है? डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब अच्छे से काम मिले और हमारे देश भी आगे बढ़ता रहे। ये है एसडीजी गोल नंबर 8, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब हमारे क्वेश्चन आंसर्स तो शायद नहीं बनाए हैं, तो मैं बना दूंगी इस चैप्टर के भी, है ना। चैप्टर तो अब हमारे सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब आप लोगों की पूरी एसएसटी हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी
सारे के सारे कंप्लीट हो गई है। अब 9th क्लास के जो आगे के चैप्टर्स हमारे सिविक्स के रहते हैं ना, वो हम वो बनाएंगे निकल से। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।